नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रू एस्पायर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज जो कि है पॉलिटी के और प्रीवियस ईयर्स में एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। द टर्म कास्ट वाज डिराइव्ड फ्रॉम पुर्तगीज, डच, जर्मन, इंग्लिश। किसने दिया था ये कास्ट टर्म? पहली बार पुर्तगीज ने दिया था। द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स पॉलिटिकल यूनिटी, कल्चरल यूनिटी, रिलीजियस यूनिटी, सोशल यूनिटी। से आंसर ऑप्शन बी, कल्चरल यूनिटी। जो ग्रेटर इंडिया है इसे हम कहते हैं इंडियन कल्चरल स्फीयर, और इसमें साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की वो कंट्रीज आती हैं जो कि इंडियन कल्चर और यहाँ के लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड है। ग्रेटर इंडिया को और किस नाम से जानते हैं हम? इंडियन कल्चरल स्फीयर के नाम से। Who is rightly called the father of local government in India? लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। सही आंसर है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। इन्होंने दिया था वो रिजोल्यूशन, सेल्फ गवर्नमेंट पे रिजोल्यूशन इन्होंने दिया था कब? मई 1882 को। तो इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। The two forms of democracy are parliamentary and presidential, direct and indirect, monarchical and republican, parliamentary and king। सही आंसर है ऑप्शन ए, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जो हमारे यहाँ इंडिया में देखने को मिलती है, इसमें दो हेड होते हैं, एक हेड ऑफ स्टेट और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है इसमें एक ही हेड होता है और वो हेड गवर्नमेंट का भी होता है और स्टेट का भी होता है। तो इसका एग्जांपल, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एग्जांपल इंडिया में देखने को मिलता है, ब्रिटेन में देखने को मिलता है, कनाडा में मिलता है, इसके अलावा भी बाकी कंट्रीज में मिलता है। जबकि प्रेसिडेंशियल का बेस्ट एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिलता है। Which is an extra constitutional body? Language Commission, Planning Commission, Election Commission, Finance Commission। सही आंसर ऑप्शन बी, प्लानिंग कमीशन। अब ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता क्या है? तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन नहीं है। इसे बनाया जाता है दूसरे तरीकों से, जैसे कि टू टाइप की बॉडीज होती है, एक होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और दूसरा होता है जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं इनका मेंशन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है और दे डिराइव देयर पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, या फिर इसे तो बनाया जाता है या फिर पार्लियामेंट के किसी लॉ के द्वारा या फिर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के द्वारा या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा। तो बाकी सारे कमीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि लैंग्वेज कमीशन इसका मेंशन है हमारे संविधान के आर्टिकल 344 में। इलेक्शन कमीशन का मेंशन है हमारे में आर्टिकल 324 में, और फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में वर्णित है। The Prime Minister of India is elected, appointed, nominated, selected। सही आंसर है ऑप्शन बी, अपॉइंटेड। कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। Which is not an all India service? Indian Administration Service, Indian Police Service, Indian Foreign Service, Indian Forest Service। ऑप्शन सी, इंडियन फॉरेन सर्विस ये नहीं आता है ऑल इंडिया सर्विसेज में। The declaration that democracy is a government of the people, by the people and for the people was made by, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? जॉर्ज वॉशिंगटन, विंस्टन चर्चिल, अब्राहम लिंकन, थियोडोर रोजवेल्ट। सही आंसर है ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन। ये कौन थे? ये 16th प्रेसिडेंट थे यूएस के। इंडिया अटेन्ड डोमिनियन स्टेटस ऑन 15th January 1947, 15th August 1947, 15th August 1950, 15th October 1947।
सही आंसर है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी। अब डोमिनियन स्टेटस क्या है? तो डोमिनियन स्टेटस वैसे कंट्रीज को मिलता है जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर होते हैं, लेकिन वो अपने कंट्री के लिए रूल और रेगुलेशन खुद बना सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ रूल्स जो कि फॉरेन रिलेशन से जुड़े हो या फिर डिफेंस से जुड़ा हो, वो हैंडल करेगा कौन? वो करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट हैंडल। तो ऐसे कंट्रीज को मिलता है डोमिनियन स्टेटस। भारत को मिला था 15 अगस्त 1947 को, और इसके अलावा पाकिस्तान को मिला था 14 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेटस। ये सेमी इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं। डेस्पोटिज्म इज पॉसिबल इन अ वन पार्टी स्टेट, टू पार्टी स्टेट, मल्टी पार्टी स्टेट, टू एंड मल्टी पार्टी स्टेट। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है तानाशाही, यानी कि कोई एक रूलर या पार्टी होती है, वो गवर्नमेंट को जैसे चाहे वैसे चलाती है और अपने मन का रूल रेगुलेशन चलाती है कंट्री में। तो ये किस में पॉसिबल है? ये पॉसिबल है वन पार्टी स्टेट में, जहां स्टेट में बस एक पार्टी होगी और वो अपने मन का करेगी, तो वहां पॉसिबल है डेस्पोटिज्म। मार्क्स बिलोंग टू जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन। सही आंसर है जर्मनी, ऑप्शन ए, जर्मनी के थे कार्ल मार्क्स। Which one of the following is the guardian of fundamental rights? Legislature, executive, political parties, judiciary. सही आंसर ऑप्शन डी, जुडिशियरी। जुडिशियरी को हम कहते हैं गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी लॉ को नल या वॉइड घोषित कर सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा है, तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे नल या वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। अब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो ये पार्ट 3 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें इसका वर्णन किया गया है, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मेंशन किया गया है फंडामेंटल राइट्स को। कौन कौन से है फंडामेंटल राइट्स? एक तो है राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, right to freedom of religion, cultural and educational right, और इसके अलावा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एक और राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे कि हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंतर्गत। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद हटा दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसे हम सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इस राइट के अगर ये राइट ना रहे तो बाकी सारे हमारे राइट जो है वो काम के नहीं है। तो इनको इफेक्टिव बनाने के लिए हमें दिया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसे सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और ये आर्टिकल 32 में आता है। इसे क्या कहते हैं? सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। सरकारिया कमीशन वाज कंसर्न्ड विद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस। सही आंसर ऑप्शन डी, सेंटर स्टेट रिलेशंस। The Speaker of the Lok Sabha has to address his or her letter of resignation to Prime Minister of India, President of India, Deputy Speaker of Lok Sabha, Minister of Parliamentary Affairs. सही आंसर है सी, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। जब चाहे तब स्पीकर ऑफ लोकसभा अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं डेप्यूटी स्पीकर को।
A presidential ordinance can remain in force for 3 months, for 6 months, for 9 months, indefinitely. सही आंसर ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी फॉर 6 मंथ. 6 मंथ के लिए वैलिड होता है. प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 के तहत आता है और इसमें होता है कि प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, और जब चाहे तब इस ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट वापस ले सकता है, और अगर प्रेसिडेंट इसे वापस नहीं लेता तो ये वैलिड होता है 6 मंथ के लिए. Judicial review in the Indian Constitution is based on rule of law, due process of law, procedure established by law, precedents and conventions. सही आंसर है procedure established by law, option C. The drafting of the Constitution was completed on 26 January 1950, 26 December 1949, 26 November 1949, 30 November 1949. तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949. इस दिन ड्राफ्टिंग पूरा हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, और जैसा कि हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, हमने इसी दिन अडॉप्ट भी किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को. हमारे प्रियम्बल में ये बात लिखी हुई है नीचे कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Who was the president of Constituent Assembly? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. सही आंसर ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद. लेकिन राजेंद्र प्रसाद से पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. किनको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को. और क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. तो फ्रेंच जो रूल है उसे फॉलो करते हुए हमने सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था टेम्पोररी प्रेसिडेंट. इसके बाद इलेक्शंस हुए और तब राजेंद्र प्रसाद बने प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और इसके अलावा इलेक्शंस के बाद 2 वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे. 2 वाइस प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. कौन कौन थे वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे? 2. एक जिनका नाम था HC मुखर्जी, और दूसरे VT कृष्णमाचारी. Which innovative discussion process is introduced by the Indian Parliament to the world parliamentary system? Question hour, zero hour, resolutions, presidential speech. इसमें से वो कौन सा प्रोसेस है जो इंडियन पार्लियामेंट ने दिया है, इंडियन पार्लियामेंट ने से इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम में? तो वो है ऑप्शन बी जीरो आवर. जीरो आवर क्या होता है? तो जो क्वेश्चन आवर होता है उसके बाद का 30 मिनट्स, उसके बाद का जो 30 मिनट्स होता है उसे हम कहते हैं जीरो आवर, जिसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज पे डिस्कशन किया जा सकता है. और ये शुरू किया गया था 9th लोकसभा स्पीकर रवि राय द्वारा. रवि राय इन्होंने शुरू किया था, ये 9th स्पीकर थे. इस प्रैक्टिस को इन्होंने शुरू किया था. The judges of Supreme Court retired at the age of 60 years, 65 years, 62 years, 58 years. सही आंसर ऑप्शन बी is 65 years. Who was the architect of North and South block of the Central Secretariat in Delhi? Sir Edward Lutyens, Herbert Baker, Robert Torr Russell, Antonin Raymond. सही आंसर है हर्बर्ट बेकर. If the Anglo-Indian community doesn't get adequate representation in the Lok Sabha, 2 members of the community can be nominated by Prime Minister, President, Speaker, President in consultation with the Parliament. सही आंसर ऑप्शन बी प्रेसिडेंट. अगर लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नहीं है तो उन्हें नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट. और ये किस आर्टिकल में कहा? ये आर्टिकल 331 में कहा गया है. ये प्रोविजन आर्टिकल 331 में कहा गया है
आर्टिकल 331 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है 2 एंग्लो इंडियंस को अगर वो लोकसभा में नहीं है तो जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो कौन होते हैं? वो वैसे पर्सन्स, वैसे सिटीजन्स जो कि दोनों जगह से रिलेशन रखते हो, ब्रिटेन से भी और इंडिया से भी। For the election of President of India, a citizen should have completed the age of 25 years, 30 years, 35 years, 18 years. सही आंसर 35 years। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है प्रेसिडेंट के लिए? आर्टिकल 58 में कहा गया है, आर्टिकल 58 में कहा गया है कि जो पर्सन है उसकी एज 35 इयर्स होनी चाहिए, प्लस वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और साथ ही साथ वो लोकसभा का मेंबर भी होना चाहिए। A member of parliament will lose his membership of parliament if he continuously absent from sessions for 45 years, 60 days, 90 days, 365 days। तो इसका सही आंसर है 60 days। आर्टिकल 101 का सेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एब्सेंट है 60 दिनों के लिए कंटिन्यूअसली, सेशन से वो 60 डेज के लिए कंटिन्यूअसली एब्सेंट है, तो उसके सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। In India, the residuary powers are vested in union government, state government, both the union government and the state government, local government। सही आंसर ऑप्शन ए, यूनियन गवर्नमेंट। रेसिडुअरी पावर्स क्या होते हैं? तो जो हमारा सेवेंथ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिस्ट्स बनाई गई हैं। उन लिस्ट में वो सब्जेक्ट रखे गए हैं जिसपे गवर्नमेंट रूल्स लॉ बना सकती है। तो वहां लिस्ट कौन कौन से हैं? वहां 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। जो लिस्ट 1 है उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। जिसपे कौन बना सकता है? यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। लिस्ट 2 में रखा गया है वैसे सब्जेक्ट को जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और लिस्ट 3 में रखा गया है वैसे सब्जेक्ट को जिसमें यूनियन और साथ ही साथ स्टेट दोनों लॉ बना सकता है। लिस्ट 1 को हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, लिस्ट 2 को हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, और लिस्ट 3 को हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिन्हें ना लिस्ट 1 में रखा गया है, ना लिस्ट 2 में रखा गया है, ना लिस्ट 3 में रखा गया है, और उन सब्जेक्ट्स पे जो लॉ बनाने का पावर है वो पावर मिला है यूनियन गवर्नमेंट को, और इसे ही हम कहते हैं रेसिडुअरी पावर। The National Commission for Minorities was constituted in the year 1990, 1992, 1980, 1989। सही आंसर है 1992। In which of the following system of government is bicameralism an essential feature? Federal system, unitary system, parliamentary system, presidential system। सही आंसर ऑप्शन ए, फेडरल सिस्टम। Socialism succeed in achieving higher standard of living of the people, equal distribution of income in society, higher educational welfare in the society, maximum social welfare in society। सही आंसर ऑप्शन बी, equal distribution of income in society। The seat of Madhya Pradesh High Court is located in ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। सही आंसर ऑप्शन डी, जबलपुर। लेकिन शुरू में ये नागपुर में था, जब ये सबसे पहले लोकेशन अगर बनाया गया था तो वो नागपुर में था, लेकिन बाद में इसे जबलपुर में मूव कर दिया गया। Who said that the directive principles of state policy are just like a check on bank payable at the convenience of bank? पंडित नेहरू, केटी शाह, भीमराव अंबेडकर, एनजी रंगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, केटी शाह। ये मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली थे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, और इन्होंने क्रिटिसाइज किया था डीपीएसपी को और कहा था कि इट इज अ चेक ऑन बैंक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक।
ये था हमारा आखिरी सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।